Hello everyone. So, welcome back to my brand new channel. I hope you all are fine, and I am also fine here. So, as same before starting, a little bit introduction about myself. I am Alka Rathi, and I am graduated with BSc, and after that I have diploma in elementary education, and also I am UPTET and CTET qualified. So, in the last video, we have discussed a lot of things related with our education system, the efforts of government for raising our education system. We have discussed about NPs and then Yashpal Samiti, then Sarv Shiksha Abhiyan, and lastly we have discussed about the NP 2020. So I hope you understand all the things. So in this video I am again discuss something related with our education and our education system, and also now I am discussing about the child development. सो बेसिकली जो जो मेरी आइडियोलॉजी है आज बिल्कुल वहाँ से स्टार्टिंग से वैसे बोलना शुरू करना है, ठीक है। तो सो सेम अगेन वंस अगेन आई विश टू टेलिंग यू माय आइडियोलॉजी। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ऐसे मैं आपको बार बार अपनी आइडियोलॉजी और अपनी फ़िलॉसफी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक्चुअल में समझ सकें कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मैं वाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू इन थ्रू दिस चैनल, है ना। तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअल में क्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चैनल ऐसे डांसिंग से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड या फिर ऐसे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसे इन सब टॉपिक से हटके है ना। ऐसा कुछ भी आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा। सो बेसिकली पहले मैं आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअल में आपसे मैं कहना क्या चाहती हूँ, है ना। तभी तो आप मतलब समझ पाएंगे। जैसे मैंने अपना चैनल का नाम ही रखा है पेरेंटिंग गाइड, है ना। तो यहाँ पे जो गाइडेंस है ना वो पेरेंटिंग के लिए है। पेरेंटिंग कहने का सेंस ये है जो आप परवरिश अपने बच्चे को दे रहे हैं ना उसके लिए मतलब ये गाइडेंस दी जा रही है ना। उसके लिए मैं आप लोग से बात करना चाहती हूँ, है ना, जिससे सभी बच्चों का एक पूर्ण विकास हो सके। तो इसीलिए मतलब चैनल के नाम के थ्रू ही आप समझ सकते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी और मेरे कहने का सेंस क्या है। पेरेंटिंग गाइड मीन्स जो आप पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चे की उसको गाइडेंस देना, ठीक है। तो सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक्चुअल में जैसे मैं स्टार्ट करने से पहले मतलब थोड़ा सा अगर आप लोग को ऐसे अपनी आइडियोलॉजी समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे आपको कोई प्रेजेंटेशन दिया गया है बनाने के लिए, है ना। तो उस प्रेजेंटेशन में अगर आपको उस प्रेजेंटेशन की बेसिक नॉलेज ही ना हो, है ना, ऐसे डीप नॉलेज तो बात की बात है, अगर आपको बेसिक नॉलेज ही ना हो तो क्या वो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी बन पाएगी? क्या आपको उस पर कभी अच्छे रिव्यू मिल पाएंगे? है ना, नहीं हो पाएगा। दिक्कत है वहाँ पे, नहीं हो पाएगा। सो इसी तरह से जब आप एक बच्चे का डेवलपमेंट शुरू करते हैं, जब आप बच्चे की परवरिश शुरू करते हैं, पेरेंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आपको उस पेरेंटिंग का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। उस पेरेंटिंग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। बस मेरे कहने का सेंस यही है और मतलब मेरी आइडियोलॉजी यही है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बोला था कि बच्चे जब 6 ईयर्स ओल्ड होते हैं तब वो फर्स्ट क्लास में जाते हैं और उससे पहले उनकी परवरिश, उनकी गाइडेंस, उनका जो डेवलपमेंट है वो उनके घर पे हो रहा होता है। तो 6 साल की उम्र तक बच्चे का काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता है। इस चीज़ को हमें मानना ही पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे जो उसका डेवलपमेंट हो चुका है वो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बच्चों से रिलेटेड कितने सारे सिनेरियोज़ हैं, कहाँ तक उसका डोमेन है ना। तो ये सारी बातें पेरेंट्स को भी पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बैठ के मेरे साथ पूरी फ़िलॉसफी या फिर पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, जो आपके बच्चे से रिलेटेड व्यवहारिक ज्ञान है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बस हर वीडियो में हम ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात करा करेंगे और आप मेरे थ्रू या फिर इस तरह से मतलब चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है।
तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में ऐसे डेवलपमेंट तो आपको डिफाइन करा ही है ना। और अच्छे से पढ़ना हो तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हैं। ब्लॉग पे मैंने काफ़ी कुछ लिखा डेवलपमेंट के बारे में, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये तो बात हुई डेवलपमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में जो हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके डेवलपमेंट को एजेस के हिसाब से बांट दिया गया है ना। जैसे पहला मैंने बताया इन्फेंसी होता है, ठीक है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड होता है, ठीक है, सेकंड डेवलपमेंट जो होता है चाइल्डहुड की श्रेणी में रख दिया गया, और थर्ड जो आपका एडोलेसेंस हो गया। जो इन्फेंसी होता है, आज सिर्फ उसी के बारे में बात करते हुए चीज़ों को आगे ले जाएंगे। इन्फेंसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इन्फेंसी जो होती है शिशुअवस्था होती है, ठीक है। जो शिशु होता है शिशुअवस्था होती है, और ये 0 to 2 ईयर्स रहती है। मतलब जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से लेके 2 साल तक का बच्चे के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जब से बच्चा पैदा हुआ है वहाँ से लेके 2 साल के अंदर तक उसकी बात करी जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब पहले मैं इस चीज़ को इसका 3 तरह से इसका डेवलपमेंट मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी शिशु का जो है भाषा विकास किस तरह होता है, क्योंकि जो चीज़ हम देख पाते हैं पहले मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि बच्चे का भाषा विकास या फिर जो उसकी स्पोकन है वो उसको कैसे आ रही है, वो बोलने की उसकी क्षमता कैसे उत्पन्न हो रही है, इस चीज़ को समझेंगे कि शिशु किस तरह से बोलता है ना, बोलना सीखता है। फिर उसके बाद सेकेंडली हम बात करेंगे उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे, क्योंकि वो भी हमें उसकी बॉडी का जो शारीरिक विकास है वो हमें दिखता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हम बात करते हैं उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। इस तरह से फिर वीडियो का लास्टली हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करके बात का एंड कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, भाषा विकास से, कि बच्चा जो है उसकी भाषा का विकास किस तरह होता है, वो स्पोकन अपनी कैसे सीखता है, किस तरह से बोलना सीखता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ बच्चे के पैदा होने के बाद से, ठीक है, 6 महीने के बच्चे से बात कर लेते हैं। 6 महीने का बच्चा है तो यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ वर्ड्स भी डिफाइन करूँगी, है ना। वर्ड्स को समझते हुए चलेंगे जिससे आपका जो अगेन जो व्यवहारिक ज्ञान है उसमें इंक्रीमेंट हो, है ना। तो जो बच्चा 6 महीने का बच्चा जो भी वर्ड्स बोलता है या फिर जिस तरह से वो ऐसे मुंह बना के ऐसे बोलता है, तो उस चीज़ को कहते हैं कूइंग करना। क्या कर रहा है वो, कूइंग कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है कूइंग करना। बच्चा जो है वो जो भी वो वर्ड्स बोल रहा है, वर्ड्स तो नहीं बोलता है, वो आवाज़ें निकालता है, तो वो जो आवाज़ें निकाल रहा है ना वो होती है कूइंग करना, ठीक है। फिर 6 महीने तक बच्चा कूइंग करता है, ठीक है, 0 to 6 मंथ तक। आफ्टर दैट बच्चा जो है जब 7th मंथ में या 8th मंथ में आता है तो फिर वो ऐसे करके बैबलिंग करने लगता है। उस चीज़ को कहते हैं बैबलिंग करना, बा ऐसे करके बोलता है वो, है ना। तो फिर उसके बाद आप भी इन टर्म्स को याद कर सकते हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा है वो बैबलिंग करने लगता है, बा इस तरह से बोलता है। फिर ये तो छोटा बच्चा है, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करें 9 से 12 महीने के बच्चे की, तो फिर वो जो आ जाता है हेलोफ्रेस्टिक स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। मतलब हेलोफ्रेस्टिक स्पीच ऐसी होती है कि बच्चा जो है अपनी बात को, एक पूर्ण वाक्य को एक वर्ड में बोलेगा, मतलब सिंगल वर्ड में अपना पूर्ण वाक्य बोलता है। कैसे, जैसे बच्चे ने 9 से 12 महीने का बच्चा, उसने बोला मम्मम, है ना, यहाँ पे उसने बोला मम्मम, तो उसका जो पूर्ण वाक्य था जो हमें समझ में आता है वो था मुझे पानी दे दो, है ना, यही तो कहना चाह रहा था वो। तो उसने क्या बोला, मम्मम। तो यहाँ पे केवल वो एक वर्ड यूज़ कर रहा है, मम, और उसको 2 बार बोल रहा है, और 2 बार बोल के वो अपनी बात को पूर्ण कर रहा है, ठीक है। अगर वो बोलता है ताता, ताता कहने का सेंस क्या है, ताता वो कह रहा है, इसका सेंस है कि चोट लग गई, है ना। ताता अपनी चोट दिखाएगा, बोलेगा ताता, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है वो, पूरा वाक्य ये हो जाएगा कि मुझे चोट लग गई,
ठीक है। तो 9 से 12 महीने का बच्चा जो है हेलोफ्रेस्टिक स्पीच के अंतर्गत रहता है और इस तरह के वर्ड्स का वो यूज़ करता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे चीज़ों को समझेंगे तो आप इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। देखिए टचवुड मतलब ऐसे किसी के बच्चे के साथ कोई दिक्कत ना हो या फिर कुछ ऐसा ना हो, बट अगर कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत है या फिर ऐसा कुछ आ रहा है, आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, आप चीज़ों को जज कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे का विकास अब तक इतना हो जाना चाहिए था, ऐसे वर्ड्स उसे बोल लेने चाहिए थे, बट वो नहीं बोल रहा है, तो देन यू कैन गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट अबाउट देम, है ना। आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, तो चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद मी। फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा जो है फिर टेलीग्राफिक स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच के अंतर्गत जो होता है, अब बच्चे 2 वर्ड का यूज़ करते हैं, अपने पूर्ण वाक्य को तो नहीं बोल पाते अभी तक। टेलीग्राफिक स्पीच जो है आपकी ये 15 मंथ के अंडर रहती है। ठीक है, 15 मंथ के अंदर जो है बच्चा अपने पूर्ण वाक्य को फिर से केवल 2 वर्ड्स में बोलेगा, जैसे खाना खम, है ना, पानी खम, दूध नहीं। तो यहाँ पे जो कहने का उसका सेंस है, दूध नहीं यानी कि मुझे दूध नहीं पीना। ठीक है, खाना खम, खाना खत्म हो गया, दूध खम, दूध खत्म हो गया। मतलब सेंस समझ रहे हैं आप कि वो एक पूर्ण वाक्य को 2 वर्ड्स में ऐसे समराइज करके बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेलीग्राफिक स्पीच के अंतर्गत ये आ जाता है और अपनी बात को पूर्ण बोल लेता है और हम भी उसकी बात को समझ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और ऐसे जब वो 2 साल का होता है तो उसके जो वर्ड्स वो याद कर लेता है वो हो जाते हैं 100। ठीक है, 2 साल का बच्चा अपने दिनचर्या चलाने के लिए, अपने नीड्स के लिए 100 वर्ड्स के अंतर्गत अपनी सारी बातें कह लेता है। तो अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो उसे एटलीस्ट 100 वर्ड्स आने ही चाहिए, है ना। तो ये रहा कुछ 2 साल के बच्चे तक का भाषा विकास कि किस तरह से उसकी स्पोकन डेवलप होती है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है या फिर आपको ऐसे फिर से समझना हो तो आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट में मैं उसको बिल्कुल फिर से समझाऊंगी। सो अब क्या हो रहा है, अब बच्चे का बात कर लेते हैं ऐसे करके। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि उसको भी आप शो कर देख पाते हैं ना, ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो एक बच्चा जब 6 महीने का होता है, ठीक है, उससे पहले तो बच्चे लेटे रहते हैं, है ना। उसके बाद जब बच्चा 6 मंथ का होता है तब वो ऐसे उसको बिठाना शुरू करा जाता है ना, बिठाना शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे करके बैठ जाता है। ऐसे आप उसके चारों तरफ पिलो लगा दीजिए तो वो उठ के बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं 6 to 7 मंथ में। ठीक है, क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसे रिंग के या फिर गोल गोल घूम घूम के चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका जो है शारीरिक विकास हो रहा होता है। फिर जब बच्चा 8 से 9 महीने की स्थिति में आ जाता है, ठीक है, तो वो उस एज में भी वो क्रॉलिंग कर रहा होता है। ठीक है, नीज़ पे चल रहा होता है ना। जब वो 10 से 11 महीने की उम्र में होता है, ठीक है, 10 से 11 महीने की उम्र में, मैंने अभी 1 साल नहीं बोला, 10 से 11 महीने की उम्र में बच्चा अपना पहला स्टैंड कर लेता है, यानी कि पहली बार खड़ा हो सकता है ना। तो पहली बार वो ऐसे करके खड़ा हो जाता है। तो फिर अगेन आप इस चीज़ को समझिएगा कि आपका बच्चा ऐसे खड़ा हो पा रहा है या नहीं, है ना। चीज़ों को मतलब प्रेडिक्ट करके चलना है अपने एक सही जजमेंट के साथ। तो ऐसे आपका बच्चा जो है 12 मंथ तक पूरा अच्छे से स्टैंड कर लेना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 15th मंथ की उम्र में आता है ना, तब वो ऐसे नीज़ और अपने लेग्स के थ्रू स्टेयर्स पे चढ़ सकता है ना, ऊपर जा सकता है, ऐसे स्टेयर्स पे चढ़ सकता है, बट वो स्टेयर से वापस नहीं आ सकता। ठीक है, अभी उसकी इतनी क्षमता डेवलप नहीं हो पाई है, इतनी एबिलिटी नहीं डेवलप हो पाई उसमें कि वो स्टेयर से वापस आ जाए। वो चढ़ तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, वहीं रुक जाएगा। ठीक है, ये जो वापस उतरने की टेंडेंसी होती है ना, वो 18th मंथ में जाके आ पाती है उसमें। जब वो 18th मंथ का हो जाएगा तब उसमें जाके वो स्टेयर पे चढ़ भी जाएगा और वापस भी आ जाएगा। ठीक है, और 2 साल की 18th मंथ, फिर उसके बाद 20 से ये 24 मंथ तक बच्चा बिल्कुल बढ़िया से रनिंग और वॉकिंग और चलना खूब बढ़िया से करने लगता है। ठीक है, 2 साल की उम्र तक बच्चा अच्छे से चलने लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है,
तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से दो ये 2 साल तक के बच्चे का शारीरिक विकास होता है, ठीक है। अब लास्टली हम जो बात करेंगे वो बात कर लेते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कि इन्फेंसी में जो शिशुअवस्था में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करूं तो पहले तो कॉग्निटिव वर्ड का मीन से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कॉग्निटिव का मतलब होता है जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं ना बच्चे के माइंड में चल रही हैं, ठीक है। बच्चे के माइंड में चलने वाले जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं वो ही क्या होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। वो ही क्या है, उसका संज्ञानात्मक विकास है। बच्चा अपने आसपास की नॉलेज को किस तरह एसिमुलेट कर रहा है, किस तरह समायोजित कर रहा है अपने आसपास की नॉलेज को, यही क्या है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। आप इसको अनदर अगर मैं बोलूँ तो आप इसको आप इसको मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस कहने का सेंस समझ में आना चाहिए कि जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उससे माइंड से रिलेटेड है। अब ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये लिटिल बिट हार्डर है आपको समझना, क्योंकि ये ऐसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, है ना। शारीरिक विकास दिख रहा था, भाषा विकास दिख रहा था, मुंह से बोल रहा है बच्चे के शारीरिक विकास हमें दिखता है, बट ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, है ना। और और ऐसे बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना है कि इस तरह के क्या हरकतें वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 2 साल का इन्फेंसी में बच्चा बहुत छोटा होता है, कुछ बता नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता, हमें खुद ही हम सब कुछ प्रिडिक्ट करना होता है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ऐसे फिर से 6 मंथ से बात करते हैं। 6 मंथ के बच्चे में जो होता है एक स्ट्रेंजर एंग्जाइटी नाम का वर्ड इसको दिया जाता है। स्ट्रेंजर एंग्जाइटी क्या होती है कि बच्चा क्या करता है, 6 मंथ का बच्चा है, उसे ये नहीं पता कि ये मेरी मदर है, उसे बस ऐसे करके वो फेस याद कर लेता है कि ये मेरा केयर टेकर है और ये मुझे रखता है और मैं इसके साथ रहता हूँ। अगर इसके अलावा मेरे को कोई उसको गोद में लेगा तो उसको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी हो जाएगी, यानी कि किसी स्ट्रेंजर ने उसे गोद में ले लिया है और वो उस चीज़ के लिए परेशान हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो 6 महीने का बच्चा है वो ऐसे करके फेस को समझ लेता है। समझ पा रहे हैं आप कि किस तरह से उसका कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट हो पा रहा है, तो वो ऐसे करके फेस याद कर लेता है और अपने माइंड में फीड कर लेता है, ठीक है। तो अब उसका स्ट्रेंजर एंग्जाइटी 6 मंथ में रहती है। उसके बाद 8 से 10 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 10 महीने के बाद में बच्चे में जो है सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाती है। अब बच्चा मतलब माँ के बिना नहीं रह सकता। अब अगर उसको सेपरेट करा जाएगा तो वो डेफिनेटली रोएगा। अब वो उसने समझ लिया है ये जो मेरा केयर टेकर है मेरे को इसके बिना रहना ही नहीं है, ठीक है। इस तरह का मतलब उसमें सेपरेशन एंग्जाइटी जाग जाती है। अब वो उस चीज़ से मतलब अपनी मदर से या फिर उसका जो भी केयर टेकर है उससे वो बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता, ठीक है। ये फिर उसके बाद जो आपका आ जाता है जब बच्चा 12 महीने की उम्र में आ जाता है तो 12th मंथ में क्या होता है बच्चे के साथ इमोशंस उसके शुरू से ही रहते हैं। इमोशंस जैसे लव का, फियर का, है ना, ये वाले इमोशंस उसमें शुरू से ही रहते हैं। बट जब वो 12 मंथ की एज में आता है ना तब उसमें एक नया इमोशन जगता है, वो इमोशन होता है जेलसी का। अब बच्चा जो है जेलस फील करने लगेगा अगर मतलब उसकी मदर ने या फिर उसके केयर टेकर ने उसको छोड़ के किसी और को गोद में ले लिया, है ना, ऐसे करते भी तो हैं। तो बच्चा जो है उसको जेलसी फील होगी और वो डेफिनेटली कहेगा कि इसे हटाओ, मुझे गोदी में लो, है ना। तो जो जेलसी वाला जो इमोशन होता है ना, इससे पहले बच्चे में जेलसी वाला इमोशन नहीं होता है। ये जो जेलसी वाला इमोशन है ना बच्चे में 12th मंथ में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब बच्चे का ऐसे मेंटल डेवलपमेंट समझ में आएगा कि किस तरह से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि और भी चीज़ों को। अब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे समझता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। उसके बगल में रखी चीज़ों को वो कैसे देखता है ना। उसके सामने जो हम बिहेवियर कर रहे हैं उसको वो कैसे समझता है ना। कैसे वो मेरी गोद में खुश रहेगा, दूसरे गोद में जाने में परेशान हो जाएगा। तो सबसे पहले एक मैं वर्ड का यूज़ करूँगी कि जो छोटा बच्चा होता है, वहीं से 6 मंथ के बच्चे से बात करते हैं, 0 to 6। क्या होता है, बच्चा जो रेस्पॉन्स करता है ना वो रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू रेस्पॉन्स करता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं आपके
ये स्पॉन्टेनियस एक्शन होते हैं, मतलब अचानक से होने वाले एक्शन है। इसमें बच्चे के माइंड में कोई भी ऐसे प्रोसेस नहीं चलता है कि ऐसे सोचे समझा मतलब वो रेस्पॉन्स नहीं देता है। कोई भी उसको स्टिमुलस मिला और वो तुरंत उसके ऊपर रेस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। अपने आप ही उसके साथ ऐसा होता है, वो ऐसे मतलब जानबूझ के या फिर सोच समझ के ऐसे नहीं करता है। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए अगर मैं रिफ्लेक्स एक्शन आपको डिफाइन करूँ तो ये हमारे साथ भी होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है ना, हमारी आइज़ ऐसे ब्लिंक करती रहती है, रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म प्लेट पे लग गया है ना, तो आप क्या करेंगे, ऐसे उसे हटा लेंगे। तो वहाँ पे आपने सोचा नहीं कि मेरा हाथ लग गया है, यहाँ पे माइंड इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आप तुरंत उसको हटा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस एक्शन है ना, अचानक से हो रहा है। तो ये जो वाले एक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस एक्शंस जो होते हैं, ऑटोमेटिक जो हो जाते हैं, है ना, ये हाँ वर्ड ठीक है कि ऑटोमेटिक हो जाते हैं, आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ही जो हो जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस हो जाते हैं। तो बच्चा जो होता है रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू ही इस एज में, इन्फेंसी में रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू ही रेस्पॉन्स कर रहा होता है इन द स्टार्टिंग एज, ठीक है। इन्फेंसी के स्टार्टिंग में रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू जो है वो रेस्पॉन्स कर रहा होता है। उसके बाद वो किसका यूज़ करता है, वो अपने सेंसेस का यूज़ करता है, ठीक है। छोटे बच्चा है, ऑब्वियस है कि आँख पर नहीं चला पाता है, कैसे अपने सेंसेस के थ्रू रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस और सेंसेस कैसे, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपका बच्चा जो है किसी चीज़ को कैसे समझता है ना, कैसे वो हमारी बातों का रेस्पॉन्स करता है, अपने सेंसेस के थ्रू करता है ना। और अचानक करता है, कोई उसमें वो कोई प्रोसेस नहीं चलती या फिर कुछ सोच के थिंकिंग करके ऐसे रेस्पॉन्स नहीं करता है वो। अब उसके बाद क्या होता है कि बच्चे के, अगर मैं एक आध बिहेवियर के बारे में बात करूं तो बच्चा जो है ऐसे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ये भी समझना ज़रूरी है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का सेंस ये है कि मान लीजिए बच्चे का कोई टॉय है ना, ऐसे कोई बॉल है और मैंने उसके सामने उसे रख दिया है। तो उसकी कोई टॉय है, उसका कोई बॉल है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, उसे वो टॉय अच्छा लग रहा है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो क्या करेगा, अपने माइंड में गोल बना लेता है कि मेरे को मतलब ये टॉय चाहिए ही चाहिए, है ना। क्या करता है, चीज़ों के लिए ऐसे गोल ओरिएंट कर लेता है कि एट एनी कॉस्ट ये मुझे चाहिए। तो उसके लिए फिर वो वर्किंग भी करता है, ठीक है। अगर वो उस टाइम पे 6 मंथ की एज पे है तो वो ऐसे क्रॉलिंग करते हुए अपने नीज पे चलते हुए उसके पास जाएगा और उसे उठा लेगा, ठीक है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, इसमें चीज़ों में गोल सेट कर लेते हैं कि मेरे को ये चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ेगा। अगर आप उसको अगर और आगे ऐसे करके आप उस बॉल को शिफ्ट कर देंगे तो फिर वो और आगे बढ़ेगा। मतलब उसके पास ऐसे करके ये गोल उसने सेट कर लिया कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है, मतलब अपने दिमाग में कुछ गोल सेट कर लेता है, ठीक है। कोई चीज़ उसे अच्छी लगती है उसके लिए और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट परमिशंस, ठीक है। ये क्या होता है कि आप इसको ऐसे एबिलिटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बच्चे की एबिलिटी बोल सकते हैं कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस को मानता है। कहने का सेंस ये है कि कोई भी अगर वस्तु है उसकी आंखों के सामने, उसके आसपास की सराउंडिंग में, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस को समझता है। ऐसा नहीं है कि उसके आंखों के आगे से अगर वो वस्तु हटा दी जाए तो सोचेगा कि उस तरह की कोई वस्तु होती ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा जो है एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से समझता है कि इसकी जो भी वस्तु मेरे सामने है उसकी एग्जिस्टेंस है ना। जैसे अगर उसकी मदर के बारे में हम बात कर लें तो वो अपनी मदर की एग्जिस्टेंस समझते हैं, इसलिए तो वो अपनी माँ के जाने पे रोने लगता है। नहीं तो अगर वो एग्जिस्टेंस ना समझे, है ना, कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, तो फिर वो रोए नहीं, कोई और आके उसे उठा ले, है ना, फिर कोई तीसरा व्यक्ति आके उठा ले। तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस भी वो समझता है, उसके मेंटल प्रोसेस में वो क्या करता है, ऐसे चीज़ों को देख के अपने माइंड में फीड कर लेता है और उनके एग्जिस्टेंस मानता है कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। अगर आप उसकी बॉल हटा लोगे सामने से तब भी उसके दिमाग में वो पिक्चर बनी रहेगी और वो उसको याद रहेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। और अगर वो उसे बॉल पसंद आ रही है और उसी के आपने दूसरी बॉल उसके बगल में रख दी और उसको वो बॉल पसंद आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी एग्जिस्टेंस उसे पता है कि ये वही वाली बॉल है लास्टली जो मुझे समझ में आई थी, अच्छी लगी, तो वो उसे ही आके पकड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब उसकी मेंटल प्रोसेसिंग होती है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसमें दिमाग में उसके चल रहा होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा।
लास्टली हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चा बिहेव कैसे करता है। जैसे मैंने बोला कि वो सेंसेस के थ्रू बिहेव करता है, बिल्कुल सेंसेस के थ्रू बिहेव करता है, लेकिन वो जो व्यवहार करता है ना, वो व्यवहार जो होता है ना उसका केवल और केवल इमिटेशन के थ्रू होता है। हम जैसी प्रतिक्रिया उसके सामने, हम जैसी क्रिया उसके सामने करेंगे ना, वो वैसी ही प्रतिक्रिया देगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि हम जैसा भी व्यवहार उसके सामने करेंगे ना, वो ही व्यवहार वो पलट के हमें करेगा। मतलब वो क्या करता है, हमारे व्यवहार को ऐसे एसिमुलेट कर लेता है, हमारे व्यवहार को समायोजित कर लेता है। अगर आप बच्चे के सामने ऑब्वियस है, आप जाके करके देखिए, अगर आप बच्चे के सामने ऐसे हंसेंगे, है ना, स्माइल करेंगे, तो वो भी हंसेगा, है ना। अगर आप बच्चे के सामने गुस्सा करेंगे, बच्चे के सामने आप उस पे क्या किसी दूसरे पे भी गुस्सा करेंगे ना, तो वो रोने लगेगा। आज तक ये चीज़ें देखते तो थे हम, लेकिन आज शायद आज से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो ये मेरे व्यवहार को समायोजित कर रहा है, मेरे व्यवहार को मतलब अपने अंदर एसिमुलेट कर रहा है। क्या करता है वो, ऐसे जो भी हम क्रिया करते हैं उसको अपने अंदर समायोजित कर लेता है, अपने माइंड में फीड कर लेता है। ठीक है, तो अगर आप हंसेंगे तो हंसने वाला व्यवहार वो समायोजित कर लेगा और वो भी हंसने लगेगा सामने से, है ना। ऐसे स्माइल करेंगे तो वो पक्का से स्माइल करेगा। अगर आप गुस्सा करेंगे, है ना, एक डर वाला माहौल क्रिएट कर देंगे, तो वो डर के प्रतिक्रिया देगा और रोने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार को समायोजित कर रहा है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर रहा, और किसी के और कुछ भी मतलब वो नहीं समझ पाता है। सिर्फ वो आपके व्यवहार को समझेगा और उसी के थ्रू जैसा आप करेंगे वैसे ही वो रिप्लाई में कर देगा। ठीक है, और और बस इतना, मतलब आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने जो भी आज इन्फेंसी में, जो इन्फेंट के बारे में जितनी भी बातें करी हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली एज बहुत ही टफ होती है पेरेंट्स के लिए समझना, हमारे लिए समझना, क्योंकि इसमें हमें नहीं समझ में आता कि बच्चा किस तरह से रेस्पॉन्स करता है ना। चीज़ें जब आप बच्चे के साथ रहेंगे तब आपको समझ में आएगी। अब यहाँ अगर आप पहले से सीख के जाएंगे तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा आगे। तो किसी भी चीज़ में मेरा मतलब ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर आप हैंडल करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी कुछ नहीं तो उसका कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो आपको लेके जानी चाहिए, है ना। आपको पहले से मतलब चीज़ें समझ में आनी चाहिए पहले से। जब आप ऐसे बच्चे की परवरिश स्टार्ट करें तो आपको पहले से आप चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाएँ, है ना, कि अब इस एज में तो मेरा बच्चा ये करेगा, अब इस एज में तो मेरा बच्चा ऐसा समझेगा, ये मेरे को देख रहा है, इसका मतलब ये मेरे व्यवहार को समायोजित कर रहा है ना। अब ये 15th मंथ का हो गया, अब ये स्टेयर्स पे चढ़ सकता है। आप भले आपके घर में स्टेयर ना हो तो आप जाके उसे कहीं पे भी चढ़ा सकते हैं, ताकि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो और अच्छे से उसे करने को तो मिले, तभी तो वो चढ़ पाएगा। तो अपने बच्चे को एक अच्छी डायरेक्शन में उसका डेवलपमेंट करिए। बस मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो एंड एट लास्टली थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। अभी से बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे। वो वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि चाइल्डहुड थोड़ा लंबा रहता है। यहाँ तो 0 से 2 ईयर्स के बच्चे के बारे में बात करें तो उसमें बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ समझेंगे बच्चे के बारे में। ठीक है, चाइल्डहुड की एज में बच्चा क्या क्या और कैसे कैसे सीखता है। ठीक है, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ ऑल। ओके, बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।